नमस्कार साथियों। बच्चों, आज की जो क्लास है वो क्लास है हमारी एग्रीकल्चर करंट अफेयर 2021 के। तो आज की जो करंट अफेयर की क्लास है उसमें हम बात करेंगे जनवरी महीने के करंट अफेयर्स की। हम मंथ वाइज करंट अफेयर्स आपको देंगे, जनवरी महीने का, फिर देन फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून। अभी जुलाई चल रहा है तो आपको 6 महीने का, पिछले 6 महीने का करंट अफेयर हम देंगे। तो जनवरी, फिर फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून तक का करंट अफेयर आपको अभी हम कंटिन्यूअसली 6-7 दिन के अंदर प्रोवाइड करवा देंगे। जो अभी रिसेंटली एग्जाम होने वाली है एफसीआई वगैरह की, उसके लिए ये काफी इंपोर्टेंट होने वाला है और आईबीपीएस के लिए तो इंपोर्टेंट है ही। ठीक है, तो ये जनवरी मंथ का जो करंट अफेयर है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड करंट अफेयर है, उसी को आज हम डिस्कस करेंगे सिर्फ। ठीक, तो इसको डिस्कस करने से पहले अभी हमारी कैबिनेट में कई सारे मिनिस्टर्स का क्या हुआ है, चेंजेस हुआ है ना। कई सारे मिनिस्टर जो है चेंज हुए। तो हम सिर्फ एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो हमारे कैबिनेट मिनिस्टर है या जो स्टेट मिनिस्टर है उनमें जो बदलाव हुए उनके बारे में पहले जानेंगे, क्योंकि जब हम करंट अफेयर्स पढ़ेंगे तो कई सारी स्कीम्स आती है जो मिनिस्ट्री के अंदर आती है, तो उन मिनिस्ट्री के हमें मिनिस्टर भी पता होना चाहिए कौन है। तो मिनिस्टर रिलेटेड टू एग्रीकल्चर की बात करते हैं सबसे पहले। तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, ये डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री है। अब इसके जो कैबिनेट मिनिस्टर है वो कौन है? तो इसके जो कैबिनेट मिनिस्टर है वो कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर साहब है। अब यहां पे ये तो पहले भी यही थे, एग्रीकल्चर मिनिस्टर हमारे जो थे ये पहले भी हमारे कौन से थे? यही थे, नरेंद्र सिंह तोमर। बट यहां पे ध्यान रखना कि पहले ये जो थे एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के तो थे ही मिनिस्टर, साथ में ये क्या थे? रूरल डेवलपमेंट के भी थे, रूरल डेवलपमेंट के भी थे, पंचायती राज के भी थे एंड फूड प्रोसेसिंग के भी थे। याद रखना पहले, अभी जो कैबिनेट बनी उससे पहले नरेंद्र सिंह जी जो थे वो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के मिनिस्टर तो थे ही, साथ में रूरल डेवलपमेंट के भी थे, पंचायती राज के भी थे और फूड प्रोसेसिंग के भी थे, लेकिन अब नहीं है। अब ये इनके मिनिस्टर नहीं है, इनके मिनिस्टर बदल दिए गए हैं। अब ये सिर्फ किसके हैं? सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के मिनिस्टर रहे हैं। याद रखना, ठीक है। तो जहां भी आपको ऐसा मिलेगा ना कि डेवलपमेंट, पंचायती राज, ये सब तो ये चेंज हो चुके हैं। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, स्टेट मिनिस्टर्स की बात करते हैं। अभी हमने बात की कैबिनेट मिनिस्ट्री की, तो मिनिस्ट्री के अंदर स्टेट मिनिस्टर्स भी होते हैं, राज्य मंत्री भी होते हैं। तो राज्य मंत्री कौन से हैं? तो स्टेट मिनिस्टर जो है हमारे एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के, वो 2 लोग हैं। ठीक है, एक तो है सुश्री शोभा करंदलाजे और दूसरे जो है वो कैलाश चौधरी। अब इसमें जो कैलाश चौधरी ये पहले भी थे, ठीक है, ये पहले भी थे। अभी यहां पे जो है चेंजेस हुआ है, इसमें हुआ है। ये जो है शोभा जी, ये क्या है? न्यू है। न्यू क्या है? ये स्टेट मिनिस्टर एग्रीकल्चर के। इसके पहले कौन था? पहले थे पुरुषोत्तम जी, पुरुषोत्तम जी रूपाला, ये स्टेट मिनिस्टर थे इनकी जगह पे। इनसे पहले इनका प्रमोशन हो गया है, इनको कैबिनेट मंत्री बना दिया गया। किनको? पुरुषोत्तम जी रूपाला को कैबिनेट मंत्री बना दिया गया, इनका प्रमोशन कर दिया है। तो इनकी जगह पर स्टेट मिनिस्टर किसको बनाया? शोभा करंदलाजे का। ठीक है, सरनेम ही ऐसा है, प्रोनाउंसिएशन ही नहीं हो पा रहा, बट जो भी है इनको बनाया गया है स्टेट मिनिस्टर एग्रीकल्चर का। कैलाश चौधरी जी जो है पहले से ही थे। यहां पे जो थे वो पुरुषोत्तम रूपाला जी थे, इनका प्रमोशन होकर इनको मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री दे दी गई है। ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज। मैंने बोला ना अभी रूरल डेवलपमेंट और पंचायती राज मिनिस्ट्री किसके पास थी? अपने श्री नरेंद्र सिंह जी तोमर के पास थी। ठीक है, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री उनके पास थी, रूरल एंड पंचायती राज उनके पास थी। लेकिन अभी जो चेंजेस हुआ उसमें रूरल डेवलपमेंट पंचायती राज की जो मिनिस्ट्री है वो किसको दे दी गई है? श्री गिरिराज सिंह जी को दे दी गई है। इनको बना दिया गया है कैबिनेट मिनिस्टर किसका? रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज का। अगर आपको ध्यान है तो ये जो गिरिराज सिंह जी जो है ये पहले किस मिनिस्ट्री के मिनिस्टर थे? तो ये एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी के थे। एनिमल हस्बेंड्री, फिशरी एंड डेयरी के थे। याद रखना, ये पहले किसके थे? एनिमल हस्बेंड्री, फिशरी एंड डेयरी के कैबिनेट मिनिस्टर थे। इनको क्या कर दिया? इनकी मिनिस्ट्री चेंज हो गई है, रूरल डेवलपमेंट पंचायती राज का कैबिनेट मिनिस्टर इनको बना दिया गया है। क्लियर? तो याद रखना, क्वेश्चन पे ये भी आ सकता है कि पहले कौन था? गिरिराज सिंह जी के पास अभी जो है रूरल डेवलपमेंट पंचायती राज है, तो इससे पहले इनके पास कौन सा डिपार्टमेंट था? तो वो एनिमल हस्बेंड्री, फिशरी एंड डेयरी डिपार्टमेंट इनके पास था। नेक्स्ट हम बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। ये भी पहले किसके पास था? नरेंद्र सिंह जी तोमर के पास, जो हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर है प्रेजेंट, उनके पास ही था ये फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, उन्हीं के पास था। लेकिन इसको भी अलग कर दिया गया है और इसके जो मिनिस्टर है वो कौन है? पशुपति कुमार पारस जी हैं।
लोजपा से आते हैं, एलजेपी से आते हैं, ठीक है, चिराग पासवान जी के ये क्या है, अंकल है, इनको ये मिनिस्ट्री दे दी गई है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, किसको, श्री पशुपति कुमार पारस जी को, ठीक है। पहले किसके पास थी, तो नरेंद्र सिंह जी तोमर जी के पास ये मिनिस्ट्री हुआ करती थी। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी एंड फिशरी। मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी एंड फिशरी, इसके जो कैबिनेट मिनिस्टर है ये है पुरुषोत्तम जी रूपाला। याद रखना ये वही पुरुषोत्तम जी रूपाला है जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट के मिनिस्टर थे। किसके थे ये, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट के मिनिस्टर थे, किसके, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट एंड फार्मर्स वेलफेयर, कृषि कल्याण, और उसके ये मिनिस्टर थे, स्टेट मिनिस्टर थे। इनकी जगह कौन, शोभा जी आ गई, और इनको प्रमोट करके क्या बना दिया, कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया, किस डिपार्टमेंट का, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी एंड फिशरी डिपार्टमेंट का। याद रखना अभी तक हम पढ़ रहे थे मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट एग्रीकल्चर के पुरुषोत्तम रूपाला जी और कैलाश चौधरी जी। अब पुरुषोत्तम रूपाला जी का प्रमोशन हो गया है, इनको क्या बना दिया गया है, कैबिनेट मिनिस्ट्री बना दिया है एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी एंड फिशरी का, ठीक है। चीजों को समझते जाना। पीडीएफ आपको दे दी जाएगी, आप पीडीएफ ये जो है आपको टेलीग्राम चैनल पे हमारे मिल जाएगी, आप हमारे टेलीग्राम चैनल्स को ज्वाइन कर लीजिए, एग्रीकल्चर पढ़ाई ऑनलाइन क्लासेस, वहां पे मैं आपको ये पीडीएफ दे दूंगा। क्लियर। अब बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, स्टेट मिनिस्टर कौन है एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी फिशरी के। अभी तो कैबिनेट मिनिस्ट्री देखा हमने, हम सिर्फ दो ही डिपार्टमेंट या दो ही मिनिस्ट्री के मिनिस्टर ऑफ स्टेट देखेंगे, सारे के नहीं देखेंगे, जो हमारे एग्रीकल्चर से इंपॉर्टेंट है। एक तो एग्रीकल्चर के स्टेट मिनिस्टर हमने देख लिया, शोभा जी और कैलाश जी, और अब हम देखना है एनिमल हस्बेंड्री जी के, दो ही डिपार्टमेंट जो हमारे एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, जो इंपॉर्टेंट है। तो मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर कौन है मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी एंड फिशरी के, तो ये है दो लोग, एल मुरुगन जी और दूसरा है संजीव कुमार बलियान जी। ये दो जो है हमारे क्या है, स्टेट मिनिस्टर है एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के। एग्रीकल्चर के कौन थे, शोभा जी और कैलाश जी, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज एंड मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्पावरमेंट। ये जो डिपार्टमेंट था ये पहले किसके पास था, प्रकाश जी जावड़ेकर के पास, ठीक है। किसके पास था ये, श्री प्रकाश जावड़े जी के पास था, ये जावड़ेकर साहब के पास था। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज किसके पास था, प्रकाश जावड़ेकर साहब के पास था। लेकिन ये उनको त्याग पत्र दिलवा के श्री भूपेंद्र यादव जी को ये डिपार्टमेंट सौंप दिया गया है। अब जो है एनवायरमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट के कैबिनेट मिनिस्ट्री कौन है, भूपेंद्र यादव जी है, ठीक है, याद रखना। और यही लेबर और एम्पावरमेंट के भी मिनिस्टर है, कौन, भूपेंद्र यादव जी। इनके पहले कौन थे, याद रखना, किसके, इसके एनवायरमेंट क्लाइमेट चेंज के प्रकाश जावड़ेकर साहब थे। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर। मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, इनके जो कैबिनेट मिनिस्टर थे पहले वो थे सदानंद गौड़ा, एसडी सदानंद गौड़ा जी थे मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर के। इनको भी त्याग पत्र दे दिया, इन्होंने भी त्याग पत्र दे दिया और इनकी जगह इसको बना दिया गया है केमिकल एंड फर्टिलाइजर मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर मनसुख एल मंडाविया को। मनसुख एल मंडाविया जी है जो हमारे कैबिनेट मिनिस्टर है केमिकल एंड फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री के। इनसे पहले कौन था, तो एसडी सदानंद गौड़ा जी थे। क्लियर। मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड ही हम डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि ये फर्टिलाइजर हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया, एनवायरमेंट, सब एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, इनके मिनिस्ट्री हमें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। तो इनके जो मिनिस्टर है वो है नारायण तनु राणे साहब, इनको बनाया गया है। नारायण तनु राणे साहब को एमएसएमई, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई के मिनिस्टर है नारायण तनु राणे साहब। डायग्राम भी आपको दिख रहा है ताकि आप इनको एटलीस्ट बाई फेस आपके सामने चीजें आए तो आपको याद रहे कि ये जो मिनिस्टर है वो इस डिपार्टमेंट के हैं। फिर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन पहले किसके पास था, तो रमेश जी पोखरियाल साहब है, रमेश पोखरियाल निशंक जी के पास था ये। अब इन्होंने भी त्याग पत्र दे दिया या दिलवा दिया गया, जो भी है। अब इनकी जगह किसको बनाया गया, धर्मेंद्र प्रधान साहब को बनाया गया। श्री धर्मेंद्र प्रधान साहब जो है हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के मिनिस्टर है, याद रखना। एजुकेशन मिनिस्टर कौन है, तो धर्मेंद्र प्रधान साहब। इसके पहले कौन थे, रमेश पोखरियाल साहब थे, ठीक है। आप कौन है, धर्मेंद्र प्रधान साहब है, ठीक है। तो ये करीब 8-9 मिनिस्ट्री है जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है या एग्रीकल्चर से कहीं ना कहीं टच में है। उनकी मिनिस्ट्री और उनके मिनिस्टर को हमने देखा कि क्या क्या चेंजेस हुए, कौन नए मिनिस्टर बनाए गए हैं, ठीक है। सारे हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हम एग्रीकल्चर से रिलेटेड बात कर रहे हैं यहाँ पे करंट अफेयर्स की।
तो ये सारे आपको याद रखना है, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। अब कुछ थोड़ी सी मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा हमारे कोर्स के बारे में। तो याद रखना, हमारे IBPS AFO का कोर्स दे रहे हैं मात्र 499 में। इसमें आप सारी पीडीएफ जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। क्या कर सकते हो? सारी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, प्रिंट कर सकते हो। क्लियर? डाउनलोड कर सकते हो, प्रिंट कर सकते हो। मेंस का कोर्स है ये, सारे चीज मिलेगी आपको, टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, सब मिलेगी। GRF एंटोमोलॉजी 599 का कोर्स है, इसमें आपको पीडीएफ, वीडियो लेक्चर, टेस्ट सीरीज सब मिलेगा। इसमें भी वीडियो लेक्चर प्लस पीडीएफ प्लस टेस्ट सब कुछ है। 499 वाले पैकेज में पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, प्रिंट कर सकते हो। GRF वाले 599 में आपको पीडीएफ प्लस वीडियो लेक्चर प्लस टेस्ट सीरीज सब कुछ मिल रहा है। यूपी पीजीटी और टीजीटी जो अभी एग्जाम होने वाली है 7 अगस्त को, उसकी टेस्ट सीरीज हमने लॉन्च की है, और वो टेस्ट सीरीज है मात्र 100 रुपए की, और वो टेस्ट सीरीज आपको हिंदी में मिलेगी। ठीक है, यूपी पीजीटी टीजीटी की टेस्ट सीरीज आपको हिंदी में मिलेगी मात्र 100 रुपए। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की टेस्ट सीरीज ये भी आपको कहां मिलेगी? हिंदी में मिलेगी, और ये फुल लेंथ होगी। फुल लेंथ टेस्ट सीरीज मतलब आपको इसमें राजस्थान जीके प्लस हिंदी प्लस एग्रीकल्चर पूरा कंटेंट दिया जाएगा, और इसकी भी प्राइस मात्र 100 रुपए है। इसको लेने के लिए आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारी ऐप एग्रीकल्चर पढ़ाई ऑनलाइन क्लासेस, ये लोगो आपको दिखेगा, या आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं खुद ही आपसे बात करूंगा। क्लियर है? तो ये तरह से बेसिक इंफॉर्मेशन थी, आप ये कोर्स ले सकते हैं हमारी ऐप के थ्रू। नेक्स्ट अब बात करते हैं जनवरी मंथ के ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, ये तो बेसिक इंफॉर्मेशन थी जो अभी रिसेंटली जुलाई का करंट अफेयर्स था। अब जनवरी की करंट अफेयर्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले यहां पे देखो, जम्मू एंड कश्मीर नाफेड साइन MOU टू इंप्रूव द हॉर्टिकल्चर मार्केट। हॉर्टिकल्चर मार्केट को इंप्रूव करने के लिए जम्मू कश्मीर और जो नाफेड है, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन, इन्होंने आपस में MOU साइन किया है। ठीक है, MOU साइन किया है किसके लिए? हॉर्टिकल्चर मार्केट को डेवलप करने के लिए। कब ये MOU साइन हुआ है? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। MOU का मतलब क्या होता है? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, आपस में समझौता एक तरह से हुआ है इनके बीच में। कब हुआ है? 1 जनवरी 2021 को ये समझौता हुआ इनके बीच में। ठीक है, जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट और इसके साथ नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन के साथ, इन दोनों का आपस में MOU या जो बोले समझौता हुआ है, किसको लेके? कि हॉर्टिकल्चर मार्केट को कैसे इंप्रूव किया जाए। इस एग्रीमेंट में मेजर ट्रस्ट क्या था? हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस। क्या था? जो हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस है, जो प्रोडक्ट है, उसकी मार्केटिंग करना, उनकी मार्केटिंग को इंप्रूव करना, यही मेन था इस एग्रीमेंट में। MOU किसके बीच में साइन हुआ है? तो याद रखना, नवीन कुमार चौधरी, ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी है एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट जम्मू कश्मीर। नवीन कुमार चौधरी जी जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी किसके? एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट जम्मू एंड कश्मीर, और संजय कुमार चड्डा जो मैनेजिंग डायरेक्टर है नाफेड के, इन दोनों के बीच में MOU साइन हुआ। याद रखना, MOU साइन हुआ था किसके लिए? हॉर्टिकल्चर मार्केट को इंप्रूव करने के लिए जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट और नाफेड के बीच में। जम्मू कश्मीर के जो प्रिंसिपल डायरेक्टर थे अपने एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर के नवीन कुमार चौधरी, और नाफेड के जो मैनेजिंग डायरेक्टर है संजीव कुमार चड्डा, इनके बीच में MOU साइन हुआ था। क्लियर है? अब यहां से थोड़ी सी मैं बता दूं कि ये नाफेड है, नाफेड का हेडक्वार्टर कहां है? कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी हम यहां पे डिस्कस करते जाएंगे। नाफेड का हेडक्वार्टर कहां पे है? न्यू दिल्ली में। ठीक है, और नाफेड कब स्टैब्लिश हुआ था? नाफेड कब स्टैब्लिश हुआ था? तो 1958 में ये स्टैब्लिश हुआ था, याद रखना। क्लियर? नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसमें की पॉइंट्स क्या आते हैं। की पॉइंट क्या है? जो नाफेड है, ठीक है, नाफेड और जम्मू कश्मीर का MOU साइन हुआ, तो जो ये नाफेड है, नाफेड जो है करीब 1700 करोड़ इन्वेस्ट करेगा इसमें। 1700 करोड़ इन्वेस्ट करेगा हाई डेंसिटी प्लांटेशन के लिए। जो हॉर्टिकल्चर मार्केट को इंप्रूव करना है, तो सीधी सी बात है हॉर्टिकल्चर के प्रोडक्ट बढ़ाने पड़ेंगे। हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट मतलब हाई डेंसिटी प्लांटिंग यहां पे होगी। उसके लिए इन्होंने 1700 करोड़ कौन इन्वेस्ट करेगा? नाफेड इन्वेस्ट करेगा 1700 करोड़। किसके लिए? हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए। कितने एरिया में? 5500 हेक्टेयर एरिया में अगले 5 साल तक, अगले 5 साल के लिए, मतलब 2021 से लेकर 2025 तक। तो जो MOU साइन हुआ उसमें नाफेड का क्या रोल है? वो 1700 करोड़ इन्वेस्ट कर रहा है 5500 हेक्टेयर में हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए अगले 5 साल तक के लिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। हाई डेंसिटी प्लांटिंग किसकी? एप्पल, वॉलनट, चेरी, पी, फ्लावर्स, सब हॉर्टिकल्चर से। एप्पल, वॉलनट, चेरी, पी और पी फ्लावर्स। इंक्रीज द इनकम ऑफ फार्मर बाई अप टू 3-4 टाइम्स। जब हाई डेंसिटी प्लांटिंग करेंगे तो इनका ये एक्सपेक्टेशन है या इनका मानना है कि 3 से 4 गुना जो है फार्मर्स की इनकम बढ़ जाएगी। हाई डेंसिटी प्लांटिंग एप्पल की हाई डेंसिटी प्लांटिंग ये कहां करेंगे? तो किश्तवाड़ एंड
भडेरवार, कहां पे? किश्तवाड़ एंड भडेरवार में एप्पल की हाई डेंसिटी प्लांटिंग करेंगे। याद रखना है क्योंकि एप्पल का स्पेशल पॉइंट है यहाँ पे हाई डेंसिटी प्लांटिंग होगी। एप्पल की हाई डेंसिटी प्लांटिंग ये कहां पर करेंगे? तो इंप्लीमेंट करेंगे किश्तवाड़ और भडेरवार डिस्ट्रिक्ट में, ठीक। नाफेड विल स्टैब्लिश, और नाफेड क्या करेगा? टोटल 20 FPO ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश करेगा। कितना? 20 FPO ऑर्गेनाइजेशन, FPO स्टैब्लिश करेगा, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। फार्मर प्रोड्यूसर एक वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन होता है, वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन होता है, और इसके अंदर जो मेंबर होते हैं वो सब क्या होते हैं? फार्मर मेंबर होते हैं। पॉलिसी बनाना, पॉलिसी को इंप्लीमेंट करना, डिसीजन लेना सारा फार्मर्स के इसमें रहता है। ये किसी के लिए रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ऑल पर्सन जो है इसके अंदर इन्वॉल्व हो सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है? एक वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन होता है FPO, फार्मर्स इसमें मेंबर्स होते हैं और वही यहाँ डिसीजन लेते हैं। मार्केटिंग प्राइस से लेके मार्केट की क्वालिटी या प्रोडक्ट की क्वालिटी से लेके सारे डिसीजन यहाँ पे होते हैं, ठीक है। और 3 यहाँ पे कोल्ड स्टोरेज क्लस्टर ये बनाएंगे, कहां पर? ये बनाएंगे नॉर्थ कश्मीर में, साउथ कश्मीर में और कठुआ में, ठीक है। 3 यहाँ पे क्लस्टर बनाएंगे, कहां? 3 कोल्ड स्टोरेज क्लस्टर बनेंगे, कहां पे? नॉर्थ कश्मीर, साउथ कश्मीर और कठुआ के अंदर, ठीक है। और टोटल कितना इन्वेस्टमेंट होगा इसके लिए? टोटल 500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा इस चीज के लिए। तो ये था क्या? जम्मू कश्मीर और नाफेड के बीच में जो है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुई थी, समझौता हुआ था उसके बारे में। नेक्स्ट जो है वो किसान कल्याण मिशन। किसान कल्याण मिशन, ये जो किसान कल्याण मिशन है ये कहां का है? किसान कल्याण मिशन ये यूपी में लॉन्च हुआ है, ठीक है। यूपी में कब लॉन्च हुआ है? 6 जनवरी 2021 को ये लॉन्च हुआ है। लॉन्च किसके द्वारा किया गया? यूपी गवर्नमेंट, मीन्स द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री साहब है श्री योगी आदित्यनाथ ने इसको लॉन्च किया है। कहां पर लॉन्च किया? याद रखना, लखनऊ का एक डेवलपमेंट ब्लॉक है सरोजनी नगर। लखनऊ का एक डेवलपमेंट ब्लॉक है सरोजनी नगर, वहां पर इसको लॉन्च किया गया श्री योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनके द्वारा 6 जनवरी 2021 को। ये एक 3 सप्ताह का एक लंबा क्या था? कैंपेन था। 3 सप्ताह का एक लंबा कैंपेन था, ठीक है। कैंपेन चलाया गया किसके लिए? फार्मर्स के वेलफेयर के लिए। और ये जो कैंपेन चलाया गया सभी के सभी डिस्ट्रिक्ट में चलाया गया, जितने भी 75 डिस्ट्रिक्ट है यूपी के, उसके जितने भी डेवलपमेंट ब्लॉक है सबके अंदर ये जो है कैंपेन जो चलाया गया था किसान कल्याण मिशन। 3 सप्ताह तक ये चला, याद रखना, ठीक है। 3 सप्ताह तक ये चलाया गया था। इसके लिए की फीचर्स क्या है? इसमें मेन चीज क्या है? इस किसान कल्याण मिशन का जो एम क्या, उद्देश्य क्या है? फार्मर की इनकम डबल करना। जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीम आती है सबका फंडा ही क्या है कि फार्मर की इनकम डबल करना, फार्मर की इनकम डबल करना, ये सब होता है। बट एक्चुअल में फार्मर की इनकम डबल हो रही है नहीं हो रही है, ये जो है ग्राउंड पे जाके पता चलेगा, ठीक है। दूसरा कैंपेन दैट क्रिएट, जो कैंपेन इन्होंने किया था 3 वीक का जो कैंपेन चलाया था पूरे यूपी के अंदर, इसका मेन पर्पज क्या था? अवेयरनेस क्रिएट करना, फार्मर्स के अंदर अवेयरनेस क्रिएट करना कि जो फर्टिलाइजर वो यूज कर रहा है उस फर्टिलाइजर को वो बैलेंस फॉर्म में यूज करे, जिससे जो एग्रीकल्चर के कॉजेज है, जो एग्रीकल्चर के जो नुकसान है उसको हम कम कर सके, ठीक है। क्या था? अवेयरनेस क्रिएट करना ताकि जो फर्टिलाइजर है उसको हम बैलेंस तरीके से यूज कर सके। और क्या था? द मिशन विल encourage farmer to time their cultivation of crop and according to demand of market, ठीक है। इस मिशन का यह भी उद्देश्य रहा है कि फार्मर्स को यह बताया जाए कि आप क्रॉप का जो कल्टीवेशन करते हो, क्रॉप की सोइंग करते हो, जो भी क्रॉप आप लगाते हो वो मार्केट की डिमांड के आधार पर लगाइए, ठीक है। मान लो मार्केट की डिमांड, जैसे मान लो आज लहसुन की बात कर देते हैं ना, गार्लिक की बात कर लेते, गार्लिक की मार्केट में डिमांड जो है बहुत ज्यादा है, तो फार्मर्स को क्या करना चाहिए? गार्लिक की फार्मिंग करना चाहिए। और अगर डिमांड बिल्कुल भी नहीं है तो उसको उसकी फार्मिंग या उसका कल्टीवेशन नहीं करना चाहिए। तो मार्केट की डिमांड्स को एनालाइज करके, मार्केट की डिमांड को देख के ही क्रॉप का कल्टीवेशन करना चाहिए। तो इसके बारे में भी फार्मर्स को वो एनकरेज करते हैं। द मिशन एम टू क्रिएट एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन। एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन भी इस मिशन का उद्देश्य रहा है कि एग्रीकल्चर में डाइवर्सिफिकेशन हो। मतलब कि जैसे फार्मर जो है वो एक ही टाइप की फार्मिंग करता है, मतलब कि मान लो वो स्पेशलाइज फार्मिंग करता है। स्पेशलाइज फार्मिंग का मतलब क्या? कि वो एक मेन क्रॉप की ग्रोइंग करता है, बाकी क्रॉप्स को या जो अदर एलाइड इंटरप्राइजेस है जैसे लाइव स्टॉक नहीं करता साथ में। तो खेती के साथ साथ उसे पशुपालन भी करना चाहिए और खेती में भी डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए। मतलब कि अगर आप गेहूं लगा रहे हो तो गेहूं के साथ कुछ एरिया में आप चना भी लगाओ, कुछ एरिया में आप लहसुन भी लगाओ।
अगर कोई एक क्रॉप नेचुरल कैलेमिटी की वजह से खराब होती है तो फार्मर्स की जो एटलीस्ट उसके पास कुछ ना कुछ इनकम हो, रिस्क उसकी कम हो जाए। क्लियर? तो ये एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन भी इस मिशन का उद्देश्य रहा है। द मिशन विल बी ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड किसान क्रेडिट कार्ड, और इस किसान कल्याण मिशन के अंदर इन्होंने किसान क्रेडिट कार्ड भी प्रोवाइड करवाए हैं, डिस्ट्रीब्यूट किए। किसान क्रेडिट कार्ड जो है स्कीम कब आई थी? ये अगस्त 1998 में आई थी, याद रखना, किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम। अब और क्या चीजें द मिशन प्रोवाइड? कंटेम्पररी इंफॉर्मेशन अबाउट दी सेविंग रबी क्रॉप्स, मतलब सीधी सी बात है कि इसमें नेक्स्ट क्रॉप जो हमारी होने वाली है, नेक्स्ट क्रॉप को कैसे उसके डैमेज को कंट्रोल किया जाए, उसके डैमेज को कैसे रोका जाए, ये इंफॉर्मेशन या उसका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करते हैं इस मिशन के अंदर। क्लियर है? तो अल्टीमेटली किसान कल्याण मिशन के बारे में हम बात कर रहे हैं, और इसके जो मेन एक्टिविटीज क्या है, इस किसान कल्याण जो ये मिशन है, इसके अंदर मेन एक्टिविटीज क्या है कि जो फुट एंड माउथ डिजीज है केटल्स की, ठीक है, बोवाइन जो है, बोवाइन के अंदर क्या कौन आते हैं? तो केटल्स आते हैं बोवाइन के अंदर, ठीक है। ये जो फुट एंड माउथ डिजीज है कौन सी है? वायरल डिजीज है। कौन सी डिजीज है? वायरल डिजीज है। अब इसका 100% वैक्सीनेशन करना, ठीक है, इस मिशन का उद्देश्य रहा है। अब सीप और गोट के अंदर क्या होता है? प्लेग, ये भी एक डिजीज है। सीप और प्लेग, गोट के अंदर, बकरी और भेड़ के अंदर जो प्लेग डिजीज है उसको कंप्लीटली रिमूव करना, उसको कंप्लीटली इरेडिकेट करना, ये भी इसके अंदर है, इस मिशन की एक्टिविटीज है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनी किट फॉर ऑयल सीड एंड पल्सेस, ऑयल सीड और पल्सेस के लिए मिनी किट्स देना। मिनी किट्स का मतलब होता है इसके अंदर सीड देना, फर्टिलाइजर देना फार्मर्स को, ठीक है, कुछ जो है इनपुट्स प्रोवाइड करना, तो वो भी डिस्ट्रीब्यूट करना ऑयल सीड और पल्सेस क्रॉप्स के लिए मेनली। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करना, ठीक है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का मतलब क्या हो गया कि जो हमारे एनिमल्स है, एनिमल्स जब हमारे हीट पे आते हैं तो उसमें हम क्या करवाते हैं? नेचुरल इंसेमिनेशन होता है। तो नेचुरल इंसेमिनेशन होता है, ठीक है, आपस में मेटिंग होके जो हीट पे, जब हमारा पशु हीट पे आता है तो उसमें क्या होता है? नेचुरल इंसेमिनेशन होता है, मतलब आपस में मेटिंग करते हैं। एक होता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, मतलब कि अच्छी ब्रीड का जो सीमेन लेके उसके अंदर डालना, ठीक है, ताकि हमें जो मिले, जो काफ मिले, जो बछड़ा मिले, जो या हमें उसकी जो नस्ल मिले वो एक अच्छी प्रजाति की नस्ल मिले, तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन भी इसके अंदर आएगा। माइक्रो इरिगेशन के लिए डेमोन्स्ट्रेशन देना, मतलब स्प्रिंकलर और ड्रिप इरिगेशन, उसके लिए डेमोन्स्ट्रेशन प्रोग्राम भी इसी के अंदर है। डेमोन्स्ट्रेशन इंटीग्रेटेड क्रॉपिंग के लिए डेमोन्स्ट्रेशन देना। इंटीग्रेटेड क्रॉपिंग मतलब हो गया एक क्रॉप के साथ दूसरी और क्रॉप्स में लेना है। इंटीग्रेटेड क्रॉपिंग का और क्रॉपिंग सिस्टम का मतलब ही यही है कि जब हम इंटीग्रेटेड क्रॉपिंग सिस्टम लेंगे तो अगर कोई एक क्रॉप हमारी खराब होती है तो दूसरी क्रॉप्स हमें मिल जाएगी, ठीक है, तो फार्मर्स को क्या होगा? रिस्क कम उठाना पड़ेगा। तो ये पूरा ओवरऑल मिशन किसके बारे में हमने देखा? किसान कल्याण मिशन के बारे में। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है फसाई स्लैश लिमिट फॉर ट्रांस फैट लेवल इन फूड। हम जो फूड्स खाते हैं, ठीक है, जैसे आप बर्गर खाते हो, पिज्जा खाते हो, या जो हम भी ऑयल घर में यूज करते हैं या जो हम खाते हैं घर में, उसके अंदर क्या होता है? ट्रांस फैटी एसिड होता है। तो जो फसाई है, फूड सिक्योरिटी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसने क्या किया? उसकी लिमिट को कम किया है। देखो, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, पहली की बात, ये कब बना? ये बना अगस्त 2011 में। किसके अंदर में ये बनाया गया? किस एक्ट के अंदर में? तो याद रखना, ये किस एक्ट के अंदर में बना है? तो ये एक्ट के अंदर बना है फूड सिक्योरिटी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006। उस एक्ट के अंदर में इसको बनाया गया, फूड सिक्योरिटी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया को, अगस्त 2011 में, ठीक है। इसने जो है ट्रांस फैटी एसिड की लिमिट को 3% कर दिया, और 2021 के लिए कितना? 3% कर लिया, और 2022 में इसको और कम के कितना कर दिया जाएगा? 2% कर दिया जाएगा। याद रखना, ये हमको याद रखना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। ट्रांस फैटी एसिड की जो लिमिट है 2021 में 3% और 2022 में इसकी 2% कर दी जाएगी। करंट परमिशन लिमिट, मतलब अभी इसकी कितनी थी? 5% इसकी करंट लिमिट थी, मतलब 2020 तक जो इसकी लिमिट थी कितनी थी? 5% थी। 2021 में इसकी 3% और 2022 में 2% कर दी जाएगी, ठीक है। ये अमेंडमेंट किसके थ्रू हुआ? तो फूड एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड रेगुलेशन जो है उसके द्वारा ये अमेंडमेंट किया गया। एक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो जेनेवा में है, उसकी एक रिपोर्ट है, उसकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये बताया गया है कि लगभग 5.4 लाख डेथ, मतलब 4.5 लाख मृत्यु हर साल हो जाती है पूरे वर्ल्ड में। किससे?
जो ये फैटी एसिड हम खाते हैं, ट्रांस फैटी एसिड जो हम इंटेक करते हैं, खाते हैं, उसकी वजह से पूरे साल में ग्लोबली वर्ल्ड में 4.5 लाख मृत्यु हो जाती है, ऐसी रिपोर्ट वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बताई है। अब उसने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने यह भी कहा है कि इसको पूरी तरीके से हमें क्या करना है, इलिमिनेट करना है, पूरी तरीके से इलिमिनेट करना है ट्रांस फैटी एसिड को, कब तक, 2023 तक। क्लियर। अब ये जो है इंडिया के अंदर जो है ये माना गया है, या फसाई ने ये बोला है कि इंडिया के अंदर जो ट्रांस फैटी एसिड जनवरी 2022 से पहले इसको हमें क्या करना है, इलिमिनेट करना है। केमिकल फैटी एसिड मतलब ये आशा की जा रही है फसाई के द्वारा कि जो इंडियन थाली है, जो हमारी भारतीय थाली है, जिस थाली में अपन खाना खा रहे हो, उसमें जो फैटी एसिड है, जो केमिकल फैटी एसिड है, उसको जनवरी 2022 से पहले पूरी तरीके से रिमूव कर दिया जाए, यही बोला गया। होपफुली फसाई विल एड्रेस दिस एज वेल बिफोर जनवरी 2022, एलिमिनेट केमिकल फैटी एसिड फ्रॉम इंडियन प्लेटर। जो भारतीय थाली है, जो हमारी भारतीय थाली है, जो हम खाना खाते हैं, उसमें से जो केमिकल फैटी एसिड है उसको पूरी तरीके से रिमूव कर दिया जाए, यह आशा की जा रही है जनवरी 2022 तक। ठीक। 2011 की बात अगर करें, इट वाज इन 2011, इंडिया जो है पहली ऐसी कंट्री है जिसने ये रेगुलेशन एक्ट पास किया था ट्रांस फैटी एसिड के लिए, और लिमिट डिसाइड की थी 10% ऑयल और फैट की लिमिट डिसाइड की थी। किसने? इंडिया ने। ठीक है, ये कंट्री है, फर्स्ट कंट्री इंडिया जिसने रेगुलेशन बनाया था ट्रांस फैटी एसिड के लिए कि 10% इसकी लिमिट होनी चाहिए, और 2015 में इसकी लिमिट को कम करके कितना कर दिया गया था, 5%, और अभी तक 5% ही थी। अब 2021 में कम करके 3% और 2022 में 2% कर दी जाएगी। क्लियर है? ये 2021 में 3% और 2022 में 2% कर दी जाएगी, यही मेन इंपॉर्टेंट है, यही आपको याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट है झारखंड लॉन्च किसान फसल राहत योजना, क्रॉप रिलीफ स्कीम इसने लॉन्च की। ये जो झारखंड के अंदर लॉन्च की गई है, इसने सेंट्रल की जो स्कीम है उसको रिप्लेस कर दिया। सेंट्रल की कौन सी स्कीम? जो हमारी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, उसको इसने रिप्लेस किया है, याद रखना। प्राइम मिनिस्टर इंश्योरेंस स्कीम ऑफ फार्मर्स के लिए जो प्राइम मिनिस्टर एग्रीकल्चर जो हमारी इंश्योरेंस स्कीम थी, उसको रिप्लेस किया है किसने? किसान फसल राहत योजना झारखंड ने जो लॉन्च की। ये लॉन्च कब हुई थी? दिसंबर 29, 2021 में, याद रखना। ठीक है, ये भी जनवरी के अंदर ही काउंट कर लेंगे क्योंकि 29 दिसंबर 2021 को ये लॉन्च हुई थी। ये लॉन्च की थी ऑन क्रॉप रिलीफ स्कीम, किसान फसल राहत योजना रिप्लेस की थी किसने? किसको रिप्लेस किया इसने? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को रिप्लेस किया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 13 जनवरी 2016 को लॉन्च हुई थी, याद रखना। इसको रिप्लेस कर दिया है किस स्कीम ने? किसान फसल राहत योजना स्कीम ने रिप्लेस कर दिया है। द न्यू स्कीम इज कंपेंसेशन स्कीम विल बी प्रोवाइड सिक्योरिटी कवर टू फार्मर झारखंड कोज। जितने भी डैमेज होंगे क्रॉप के, किससे? नेचुरल हैजार्ड हो गए, नेचुरल कैलेमिटी की वजह से, प्राकृतिक आपदा की वजह से जो डैमेज होगा उसको ये कवर करता है। अच्छी स्कीम है, देखना इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। ये क्या चीजें देता है? फूड सेफ्टी, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, तेजी से एग्रीकल्चर का इसमें डेवलपमेंट, पेइंग द वे फॉर कॉम्पिटिशन। जो प्रतिस्पर्धा हो रही है, तेजी से जो कॉम्पिटिशन हो रहा है, जो मार्केट प्रशस्त हो रहा है, उसके अंदर फूड सेफ्टी, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन और एग्रीकल्चर का रैपिड ग्रोथ, ठीक है, उस स्कीम को इस स्कीम के अंदर रखा गया है। इट विल कवर बोथ लैंड ओनिंग एंड लैंडलेस फार्मर। इसके अंदर जिसके पास जमीन है वो किसान भी है, और जिसके पास जमीन नहीं है उस किसान को भी इसके अंदर रखा गया है। और सबसे अच्छी चीज क्या है, जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना था उसके अंदर फार्मर्स को प्रीमियम पे करना पड़ता था। यहां पर मेन चीज यही आपको याद रखना है कि इसके अंदर कोई भी प्रीमियम नहीं देना है। इस स्कीम के अंदर कोई प्रीमियम नहीं देना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में हमें 1.5%, 2% और 5% प्रीमियम देना पड़ता था, यहां कोई प्रीमियम नहीं देना है। क्रॉप डैमेज एश्योर फॉर द डायरेक्ट। यहां पे क्रॉप डैमेज का पता कैसे लगाएंगे? डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से पता चलाएगा। मतलब जो सैंपल है, सैंपल ऑब्जर्वेशन के थ्रू, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन के थ्रू यहां पे क्रॉप का डैमेज पता करेंगे। और इसके अंदर जो पोस्ट हार्वेस्ट डैमेज है उसको भी इंक्लूड किया गया है। जो पोस्ट हार्वेस्ट डैमेज होगा, मतलब कि फसल की कटाई के बाद, हार्वेस्टिंग के बाद अगर उसमें कोई डैमेज होता है भंडारण के समय, वो भी कवर किया गया है। ये क्रॉप डैमेज हुआ है मान लो फार्मर्स का, गांव के अंदर होता है, तो इसकी इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट को देगा कौन? तो इसकी इंफॉर्मेशन कौन देगा? ग्राम सभा। ग्राम सभा विल आल्सो प्ले द इंपॉर्टेंट रोल टू रिपोर्टिंग डैमेज क्रॉप बाय द फार्मर। फार्मर्स की जो क्रॉप्स डैमेज हो रही है उसकी इंफॉर्मेशन के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा ग्राम सभा।
ठीक है, कंपनसेशन कितना है, मेन पॉइंट है ये आपको याद रखना है। कंपनसेशन कितना है तो याद रखना 0.1 से 5 अगर एकड़ लैंड है तो उसके लिए कंपनसेशन कितना होगा, 3 से लेके 3,500 पर एकड़, और डिपेंडिंग ऑन दी लॉस। तो मेन चीज क्या हो गई, एक तो ये याद रखना आपको कंपनसेशन मुआवजा कितना मिल रहा है, तो 0.1 से अगर 5 एकड़ जमीन है तो उसके लिए 3,000 से 3,500 पर एकड़ कंपनसेशन मिलेगा, और इसमें फार्मर्स को कोई प्रीमियम नहीं देना है, ठीक है, कुछ भी पे नहीं करना है फार्मर्स को। ये दो चीजें, और इसके अंदर जिसके पास जमीन है वो भी और जिसके पास जमीन नहीं है वो भी फार्मर्स इसके अंदर इंक्लूड है। डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन के थ्रू यहां पे पता किया जाएगा। नेक्स्ट है ट्राई-फूड पार्क इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के अंदर 5 डिस्ट्रिक्ट के अंदर ट्राई-फूड पार्क जो है बनाए जाने की बात यहां पे की जा रही है, समझिए। ठीक, कोऑपरेटिव बॉडी ट्राइफेड। ट्राइफेड क्या है, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। इसकी जो स्थापना हुई थी ये कब हुई थी, ये भी याद रखना, 1987 में इसकी स्थापना की गई थी, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो भी कहां है, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, तो ट्राइफेड जो है, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया हैज रिसेंटली साइन एन एग्रीमेंट विद द अखिल भारतीय वनवासी कल्याण केंद्र। मतलब ये जो ट्राइफेड है, ट्राइफेड ने किसके साथ एग्रीमेंट साइन किया, अखिल भारतीय वनवासी कल्याण केंद्र। और ये अखिल भारतीय वनवासी आश्रम या कल्याण केंद्र है, ये कब शुरू हुआ था, तो 1952 में ये शुरू किया गया था। 1952 में आपने नाम सुना होगा ठक्कर बप्पा, ये ठक्कर बप्पा का नाम सुना होगा। इसके इंस्पिरेशन से जो एक वहां के व्यक्ति थे जिनको बाला साहब पांडे कहा जाता है, बाला साहब पांडे कहा जाता है, उन्होंने इसकी शुरुआत की थी 1952 में। किसकी, अखिल भारतीय वनवासी कल्याण केंद्र की शुरुआत की थी 1952 में। तो ट्राइफेड और अखिल भारतीय वनवासी कल्याण केंद्र, इन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ। उस एग्रीमेंट में क्या था कि मध्य प्रदेश के 5 डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर ट्राइफूड पार्क को डेवलप करना, ट्राइफूड पार्क सेट करना मध्य प्रदेश के 5 डिस्ट्रिक्ट में। अभी तक सेट नहीं हुए हैं, बस ये स्कीम आ गई है, बट कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये पार्क सेट होंगे अभी तक डिक्लेयर नहीं है। ठीक है, ये इनिशिएटिव कब ले लिया गया था, ये अगस्त 2020 में ये इनिशिएटिव ले लिया गया था। किस योजना के अंदर, वन धन योजना के अंदर। और ये वन धन योजना कब आई, वन धन योजना आई 2018 में, अप्रैल 2018 में ये वन धन योजना शुरू हुई थी, और इसी के अंदर ये इनिशिएटिव लिया गया था। अब जो ट्राइफेड है, ट्राइफेड का एंगेजमेंट किसके साथ हुआ है, वनवासी कल्याण आश्रम के साथ। इसने इंश्योर किया है कि वहां के जो लोग हैं उनको अर्निंग हो। कैसे अर्निंग हो, कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी करनी पड़ेगी। ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज कौन सी, तो लाइक हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, फ्लोरिकल्चर, मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट एंड बियॉन्ड द माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। तो वहां पे ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होगी, हॉर्टिकल्चर होगा, एग्रीकल्चर होगा, फ्लोरिकल्चर होगा, कुछ माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट भी होंगे, उसकी वजह से वहां के जो लोग हैं, ट्राइबल्स हैं, उनको कुछ अर्निंग हो। ये कौन इंश्योर कर रहा है, ट्राइफेड। किसके साथ उसने एग्रीमेंट किया, वनवासी कल्याण योजना किया, वनवासी कल्याण आश्रम का। तो इन्होंने इंश्योर किया कि वहां के जो ट्राइबल्स हैं, वहां के जो लोग हैं, उनको भी कुछ ना कुछ अर्निंग हो। ठीक है, कब ये इन्होंने डिसाइड किया ट्राइफूड पार्क इन मध्य प्रदेश में बनेगा, ये कब इन्होंने डिसाइड किया, तो याद रखना 3 जनवरी 2021 को इन्होंने ये सेट किया, या जो इनका जो एग्रीमेंट साइन हुआ था दोनों का आपस में, ये 3 जनवरी 2021 को हुआ। दोनों एक साथ क्या करेंगे, ट्राइफूड पार्क स्टैब्लिश करेंगे मध्य प्रदेश के अंदर। क्लियर। नाउ है क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को 5 साल पूरे हो चुके हैं। कब हुए, 13 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को सक्सेसफुली 5 साल पूरे हो गए। सक्सेसफुली, ये तो गवर्नमेंट का कहना है कि सक्सेसफुली हो गए हैं, बट ग्राउंड रिपोर्ट कागजों में सक्सेसफुली हो गए हैं। ग्राउंड रिपोर्ट क्या है, ये तो फार्मर्स ही जानते हैं कि फार्मर्स को क्रॉप इंश्योरेंस मिला भी है कि नहीं मिला है। ठीक है, तो ये क्रॉप फेल्यूर से रिलेटेड है। कब ये लॉन्च हुई थी, 13 जनवरी 2016 को लॉन्च हुई थी, और 13 जनवरी 2021 को इसको 5 साल पूरे हो गए। क्या था इसमें कवर, क्या था, फूड ग्रेन था, ऑयल सीड था, और कॉमर्शियल हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स इसके अंदर इंक्लूड थी। फूड ग्रेन मतलब वीट और अपना ये आ गया वीट, गेहूं, ये सारी चीजें। ऑयल सीड आ गया, एनुअल कमर्शियल क्रॉप ना, कॉटन वगैरह हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स आ जाएगी। इसको इसके अंदर रखा गया था। ऑब्जेक्टिव क्या था कि जो फार्मर्स की इनकम है उसको स्टेबलाइज करें, फार्मर की इनकम को स्टेबलाइज करें, ताकि वो कंटिन्यूअस फार्मिंग कर सके।
अगर मान लो फार्मर की क्रॉप फेल हो जाती है तो उसको नुकसान होगा, उसके पास पैसा नहीं होगा, फार्मर सुसाइड करेगा, आगे खेती नहीं करेगा। तो उसकी इनकम को स्टेबलाइज करने के लिए, ताकि वो आगे फार्मिंग कर सके, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव था प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का। हाइलाइट्स क्या है, इसके अंदर फार्मर्स को प्रीमियम देना पड़ता है। अभी जो मैंने स्कीम बताई थी झारखंड वाली, वहां पे कोई प्रीमियम नहीं देना पड़ रहा था, लेकिन प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में प्रीमियम देना पड़ता है, इसलिए उस स्कीम ने इसको रिप्लेस किया था। यहाँ पे 2% प्रीमियम देना है, किसके लिए, खरीफ क्रॉप्स के लिए। 1.5% प्रीमियम आपको देना पड़ेगा रबी क्रॉप्स के लिए, और 5% प्रीमियम आपको देना पड़ेगा कॉमर्शियल और हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के लिए। अब यहाँ पे देखो, खरीफ में 2% है और रबी में 1.5% है, ऐसा क्यों? सोचो, रबी में 1.5% और खरीफ में 2% क्यों? तो यहां पे देखो, ज्यादा नुकसान कहां होता है, किस सीजन में होता है? खरीफ सीजन में ही ज्यादा नुकसान होता है। अभी जो सीजन चल रहा है, खरीफ सीजन चल रहा है, बारिश होगी, कुछ ज्यादा बारिश हो गई या ओला पड़ गया, कुछ भी होगा जिसकी वजह से फसल खराब हो जाती है, इसलिए यहां पे 2% प्रीमियम देना पड़ता है। रबी में इतना लॉसेस नहीं होता, रबी सीजन में कोई नेचुरल कैलेमिटीज होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं, इसलिए वहां पे 1.5% है। क्लियर है? कमर्शियल क्रॉप में 5% क्यों है? क्योंकि ये पेरिसेबल चीजें आती है, इसमें फल फूल ये आते हैं जो जल्दी क्या होता है, खराब हो जाते हैं, इसलिए इसमें 5% है। ठीक, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं गवर्नमेंट। अब जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, उसके लिए 2021-22 के लिए कितना यहां पे पैसा दिया गया है? तो 1600 करोड़ जो है अलॉट किए गए हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2021-22 के लिए। कितने? 1600 करोड़ जो है अलॉट किए गए हैं। ये मनी इंपोर्टेंस नहीं है, जो इंपोर्टेंस है उनको मैंने हाईलाइट कर रखा है येलो कलर्स में, तो आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0। प्रधानमंत्री जो है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ये कब आई थी? ये आई थी 15 जनवरी 2015 को। ठीक है, कब ये शुरू हुई थी? 15 जनवरी 2015 को। आज इसका जो है 15 जनवरी 2021 को इसका कौन सा फेज शुरू हो गया? थर्ड फेज इसका शुरू हो गया। लॉन्च किसके द्वारा किया गया था? महेंद्रनाथ पांडे के द्वारा इस थर्ड फेज को लॉन्च किया गया था। और ये महेंद्रनाथ पांडे जी तो स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप के मिनिस्टर है, यूनियन मिनिस्टर है किसके? स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। लेकिन ये थे कब? जब ये फेज लॉन्च हुआ तब। अभी इसके प्रेजेंट कौन है? धर्मेंद्र प्रधान साहब इसके इस मिनिस्ट्री के मिनिस्टर है, याद रखना। प्रेजेंट मिनिस्टर कौन है इस डिपार्टमेंट का? धर्मेंद्र प्रधान। और धर्मेंद्र प्रधान थी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के मिनिस्टर भी हैं। इस योजना के अंदर 600 डिस्ट्रिक्ट, पूरे इंडिया के 600 डिस्ट्रिक्ट को कवर करने की बात कही गई है। टोटल 600 डिस्ट्रिक्ट जो है इसके अंदर कवर करने की बात की गई है। और 300 प्लस स्किल कोर्सेज जो है युवाओं के लिए चलाने की बात की गई है। समझ में आ रहा है? भारत के टोटल 600 जिलों को यहां पे कवर किया जाएगा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत, और 300 से ज्यादा यहां पे जो है युवाओं के लिए कोर्सेज चलाए जाएंगे। एम क्या है? ट्रेनिंग प्रोवाइड करते कितने? 8 लाख कैंडिडेट्स को ये क्या करेंगे? ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाएंगे। और 8 लाख कैंडिडेट को ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाने के लिए जो इनका खर्चा आएगा वो आएगा करीबन 949 करोड़ 2021-22 के लिए। 2021-22 का जो पीरियड है, 1 साल का पीरियड है, उसमें 8 लाख लोगों को ये ट्रेनिंग देंगे और उसके लिए टोटल जो खर्चा आएगा वो 949 करोड़ रुपए का आएगा। क्लियर है? सेट टू बी ट्रेनिंग एंड लर्निंग सेंटर विल बी एड्रेस टू द आत्मनिर्भर भारत। अब यहां जो ट्रेनिंग होंगे, जो प्रशिक्षण लेंगे, वो क्या करेंगे? वो आत्मनिर्भर भारत को की महत्वाकांक्षाओं को आगे बढ़ाएंगे। आत्मनिर्भर भारत जो है उसकी जो नींव है उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे, ये जो यहाँ पर ट्रेनिंग लेंगे, हमने डिस्कस किया। क्लियर है? और सारी चीज हमने इसके अंदर डिस्कस कर ली थी। अब इसमें किस प्रकार की जो है ट्रेनिंग जो प्रोवाइड करता है, तो देखो टाइप ऑफ ट्रेनिंग इसके अंदर आती है। तो इसके अंदर एक शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग आती है, दूसरी आती है रिकॉग्नाइजेशन ऑफ प्रियर लर्निंग ट्रेनिंग। ये 2 तरह की ट्रेनिंग इसके अंदर आती है। फिर इसमें जो फेज वाइज इंट्रोडक्शन होता है, वोकेशनल कोर्स, इसके अंदर वोकेशनल कोर्स इन्होंने बनाए हैं। और ये कोर्स किसके लिए है? स्कूल के बच्चों के लिए। कौन से स्कूल के बच्चों के लिए? जो 9वीं से 12वीं, क्लास 9 to 12 के स्टूडेंट्स हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने इंप्लीमेंट करने के लिए कहा है कि ये जो फेज वाइज इंट्रोडक्शन होगा वोकेशनल कोर्स का इन स्कूल टू बी स्टार्टेड इन कोऑर्डिनेशन विद द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, और ये 9 से 12 तक के बच्चों के लिए भी होगा। उनको भी ये जो है ये जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत कुछ वोकेशनल कोर्स बनाए जाएंगे और वो 9वीं से 12वीं के स्कूल वाले बच्चों को दिए जाएंगे, वोकेशनल ही है। ठीक है, नेक्स्ट जीआई टैग फॉर गुच्ची मशरूम। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। गुच्ची मशरूम जो है जीआई टैग मिला है, किसको मिला है? तो ये ध्यान रखना, J&K
के जम्मू एंड कश्मीर स्टेट में जीआई टैग फॉर गुच्ची मशरूम के लिए जीआई टैग दिया गया है। जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट रिसेंटली शॉट जीआई टैग फॉर गुच्ची मशरूम। गुच्ची मशरूम जो है किस फैमिली के अंदर आता है? मोचेलिएसी फैमिली के अंदर। गुच्ची मशरूम किसके अंदर? फैमिली के अंदर, गोचिलिएसी फैमिली के अंदर। याद रखना है क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं कि गुच्ची मशरूम की फैमिली कौन सी है, तो गोचिलिएसी फैमिली है। इस मशरूम को लोकली क्या कहा जाता है? ठुनटू कहा जाता है। ठुन क्या कहा जाता है? ठुनटू इसको कहा जाता है लोकली, ठीक है। इस मशरूम जो है बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, मतलब 500 ग्राम अगर मशरूम की आप प्राइस देखने जाओगे तो 18 से 20 हजार इसकी क्या है? कॉस्ट है, ठीक है। अब ये जो गुच्ची मशरूम है प्रीफर फॉर, ये लाइमस्टोन सॉइल, लाइमस्टोन बेसिस जो है उस सॉइल को प्रेफर करता है। एसिडिक सॉइल में भी ये ग्रो हो जाता है। और ये कब अवेलेबल होता है? तो अर्ली स्प्रिंग सीजन में ये अवेलेबल होता है। अब आपने पहले भी पढ़ा होगा कि जम्मू एंड कश्मीर को पहले भी जीआई टैग मिला है, किसके लिए? सेफ्रॉन के लिए। सेफ्रॉन के लिए मिला था 2020 में, याद रखना। JNK को पहले भी जीआई टैग मिल चुका है। सेफ्रॉन ऑफ जम्मू कश्मीर, जो हमारा केसर है, सेफ्रॉन है, उसके लिए भी जीआई टैग दिया गया है 2020 के अंदर। और अब इसको गुच्ची मशरूम के लिए जीआई टैग दिया गया है। अब जीआई टैग होता क्या है? ये जीआई टैग होता क्या है? जियोग्राफिकल इंडिकेशन। जियोग्राफिकल इंडिकेशन की शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 2004 में। सबसे पहले किसको दिया गया था? तो याद रखना, दार्जिलिंग टी को। सबसे पहले जीआई टैग मिला था दार्जिलिंग टी को 2004 में, और जीआई टैग की शुरुआत 2004 में हुई थी। जियोग्राफिकल इंडिकेशन, जीआई मतलब जियोग्राफिकल इंडिकेशन, इसका मतलब क्या होता है, क्यों दिया जाता है? देखो, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अभी आप तैयारी कर रहे हो, है ना, अभी आप बच्चे आप तैयारी कर रहे हो, आपकी कोई पहचान नहीं है ना, आप अभी अपने पापा के नाम से जाने जाते हो, आपके गांव के, कि भाई आप इस गांव के हो या इस शहर के हो और आपके पापा का नाम ये है। जब आपकी जॉब लग जाएगी तो आपके पास एक क्या हो जाएगा? टैग हो जाएगा। क्या टैग हो जाएगा? कि आप एक मैनेजर हैं या असिस्टेंट डायरेक्टर हैं या एग्रीकल्चर ऑफिसर हैं, आपके पास क्या है? टैग। मींस जो भी आपका नाम है XYZ एग्रीकल्चर ऑफिसर, XYZ मैनेजर, तो आपके पास क्या? टैग, मतलब आपकी एक पहचान हो गई। तो ये जो टैग इसलिए दिया गया है कि आपका एक क्या हो गया? एक आइडेंटिफिकेशन हो गया, आपकी एक पहचान हो गई। तो जितने भी प्रोडक्ट होते हैं, जो उत्पाद होते हैं एग्रीकल्चर का, उसको ब्रांड या मतलब उसको पहचान में लाने के लिए उसकी या उसकी कुछ विशेषता होती है, उसके स्पेशल कैरेक्टर होते हैं, ठीक है। और ये किसी स्पेशल जगह में जहां इसका ओरिजिन होता है, उसको दुनिया के सामने लाने के लिए इसको जीआई टैग दिया जाता है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन दिया जाता है। कि मान लो ये गुच्ची मशरूम, तो पहले तो गुच्ची मशरूम ये जीआई टैग दिया गया, मतलब ये क्या हो गया? ये यूनिवर्सल हो गया। यूनिवर्सल मतलब इसका एक आइडेंटिफिकेशन होगा कि यार गुच्ची मशरूम, तो सीधा समझ में आएगा कहाँ होगा? जम्मू एंड कश्मीर में। तो एक ये जहां ये पैदा होता है, कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से इसको क्या होता है? ये टैग दिया जाता है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया जाता है, ठीक है। तो उसकी एक पहचान, अलग पहचान हो जाती है। क्लियर है? तो ये जियोग्राफिकल इंडिकेशन सब 2004 में शुरू हुआ था। ये इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो याद रखना, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? चेन्नई में। चेन्नई में इसका हेडक्वार्टर है, ये ध्यान रखना, चेन्नई में इसका हेडक्वार्टर है। जियोग्राफिकल इंडिकेशन शुरू हुआ था 2004 में, सबसे पहले दार्जिलिंग टी को दिया गया था, ठीक है। इस तरीके का दिखता है गुच्ची मशरूम। नाउ बात करते हैं कमलम। गुजरात गवर्नमेंट रीनेम ड्रैगन फ्रूट। गुजरात गवर्नमेंट ने जो ड्रैगन फ्रूट है उसका नाम चेंज करके कमलम रखा है। याद रखना है, वो कमालम आपको दिख रहा होगा, पर ये क्या है? कमलम। कमलम नाम कर दिया इसका। तो गुजरात गवर्नमेंट, मतलब गुजरात के जो सीएम है श्री विजय रूपानी जी, उनका ये मानना है या उनका ये कहना है, या सच में भी आप जब इसका शेप देखोगे, आगे बाहरी आउटर शेप इसका देखोगे, तो वो कमल की तरह दिखाई देता है, लोटस की तरह दिखाई देता है, ठीक है। इसका जो आउटर शेप है, इसका आउटर शेप जो है वो किसकी तरह है? लोटस की तरह है। इसलिए जो वहां की गवर्नमेंट है उसने इसका नाम बदल कर क्या कर दिया? कमलम कर दिया। ध्यान रखना, इसका नाम कमलम करने के पीछे रीजन क्या है कि ये जो ड्रैगन फ्रूट है वो बाहर से कमल की शेप की तरह दिखाई देता है। इसका शेप कैसा है? कमल की तरह, लोटस की तरह दिखाई देता है, इसलिए इसका नाम क्या कर दिया? कमलम कर दिया गया। और बात करें तो इंडिया के अंदर 95% इंपोर्ट किया जाता है। कहां से? मलेशिया से, थाईलैंड से, वियतनाम से और श्रीलंका से किया जाता है। और ये किसकी फैमिली है, किस वेराइटी का फ्रूट है? तो ये कैक्टस की एक वेराइटी है। ड्रैगन फ्रूट क्या है? कैक्टस की एक वेराइटीज है, ठीक है, याद रखना।
गुजरात स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट मिशन, ठीक है, हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट मिशन इन्होंने लॉन्च किया है। और इस हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट मिशन को बागायत विकास मिशन भी कहा जाता है, बागायत विकास मिशन भी इसको कहा जाता है। तो जो गुजरात के गवर्नमेंट जो सीएम है उनके विजय रूपानी जी, उन्होंने ये अनाउंस किया है हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट मिशन को। गुजरात के जो सीएम है हमारे श्री विजय रूपानी, उन्होंने अनाउंस किया हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट मिशन को, और इसको बागायत विकास मिशन भी कहा जाता है। याद रखना, इसके आल्सो नॉन एज में पूछा जा सकता है कि जो गुजरात गवर्नमेंट ने जो मिशन डेवलप किया हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट मिशन, उसका नाम क्या है, तो बागायत विकास मिशन है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, वही फार्मर की इनकम को डबल करना। जितने भी गवर्नमेंट की स्कीम आती है सबका ये है फार्मर की इनकम डबल करना। लेकिन फार्मर का अभी फिलहाल हाल क्या है वो तो सिर्फ फार्मर ही बता सकता है कि उसकी इनकम कितनी है ना, महंगाई कितनी है, किस तरीके से एक आम आदमी एक किसान जो है किस तरीके से अभी अपना जीवन यापन कर रहा है, ये वो खुद जानता है। ये सब चीजें कागजों में रह जाती है ना, ग्राउंड रिपोर्ट कुछ हो रही है, बट फिर भी हमें तो अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है इसको, ठीक है। स्कीम सारी बहुत अच्छी होती है, जितने भी प्रोजेक्ट आते हैं स्कीम आती है बहुत ही जबरदस्त होती है, क्योंकि इसके बनाने वाले लोग बहुत ही हाईली क्वालिफाइड होते हैं, बट इसका इंप्लीमेंटेशन प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता, इसीलिए ये चीजें आम जनता तक नहीं पहुंच पाती है। मिशन क्या है इसके पीछे, कि जितनी भी वेस्ट लैंड है गुजरात गवर्नमेंट के अंदर, गुजरात के अंदर जितने भी वेस्ट लैंड है, ध्यान रखना हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट मिशन का मेन उद्देश्य क्या है कि जितने भी वेस्ट लैंड है गुजरात के अंदर उसको लीज पे देना। कितने साल तक, 30 साल तक लीज पे दे देना। याद रखना, जितने भी वेस्ट लैंड है उसको प्रोवाइड कर देना 30 साल के लिए लीज पर, मेडिसिनल और हॉर्टिकल्चर फार्मिंग के लिए। समझ में आ रहा है कि जो गुजरात गवर्नमेंट ने एक अनाउंस किया है कि हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट मिशन, जिसको हम बागायत विकास मिशन बोलते हैं, इसको लॉन्च करने के पहले मिशन क्या था, उद्देश्य क्या है कि जितनी भी वेस्ट लैंड पड़ी है गुजरात गवर्नमेंट के पास जो गुजरात के अंदर, उसको लीज पे दे दो हॉर्टिकल्चर क्रॉप की फार्मिंग के लिए। अब उसको लीज पे देने के लिए सीधी सी बात की लीज पे देंगे किसको, तो ये लीज पे किसको देंगे, उन फार्मर्स को देंगे जो माइक्रो इरिगेशन करते हैं, मतलब उन फार्मर्स को देंगे, उनको प्रायोरिटी दी जाएगी जो स्प्रिंकल और ड्रिप इरिगेशंस को प्रेफर करते हैं, प्रायोरिटी देते हैं, मतलब जो माइक्रो इरिगेशंस करते हैं उन फार्मर्स को दी जाएगी। और जो लिस्ट ऑफ वेस्ट लैंड अवेलेबल है उनका अलॉटमेंट जो होगा वो किस पे, आई खेडूत पोर्टल्स, ठीक है, आई खेडूत पोर्टल, आई खेडूत पोर्टल पे ये लिस्ट अलॉटमेंट लिस्ट अवेलेबल रहेगी, किसको अलॉट की गई है किसको नहीं की गई है, सारी चीज इंफॉर्मेशन आई खेडूत पोर्टल पर अवेलेबल रहेगी। अच्छी स्कीम है, जो फार्मर्स या मेरे हिसाब से तो जो लैंडलेस फार्मर है उनको भी देना चाहिए। अब वो तो सीधी सी बात, उनके पास जमीन ही नहीं है तो वो स्प्रिंकलर और ड्रिप इरिगेशन कहां से करेंगे, तो उनको भी कुछ हिस्सा मिलना चाहिए, उनको भी कुछ जमीन मिलनी चाहिए फार्मिंग के लिए। और जो माइक्रो इरिगेशन ड्रिप इरिगेशन कर रहे हैं उनको तो दे ही रहे हो। नेक्स्ट है फर्स्ट एवर वर्चुअल एक्सपो 2021 फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोसेस फूड सेक्टर इनॉग्रेटेड। ध्यान रखना कि ये जो फर्स्ट एवर एक्सपो है, याद रखना क्वेश्चन बन सकता है कि जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज उसमें फर्स्ट एवर एक्सपो 2021 में कब हुआ था, 20 जनवरी 2021 को हुआ था। किसने लॉन्च किया था, तो रामेश्वर तेली साहब ने लॉन्च किया था, जो मिनिस्ट्री स्टेट है, स्टेट मिनिस्ट्री है, याद रखना कैबिनेट मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट है किसके, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के। और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज की जब मिनिस्ट्री की हमने बात की थी, पहले कौन था, नरेंद्र सिंह तोमर साहब थे। अभी इसको चेंज करके किसको बना दिया गया है, जो ये हमने बताया है मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग किसको बनाया गया है, तो अभी मैं आपको बता देता हूं मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग किसको बनाया गया है। ठीक है, देखिए यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग किसको बनाया गया है, तो याद रखना मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग अभी किसको बनाया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग बनाया गया है पशुपतिनाथ पारस जी को, पशुपतिनाथ पारस जी को मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री बनाया गया है। पहले कौन थे, रामेश्वर तेली साहब थे, लेकिन ये स्टेट मिनिस्टर थे, याद रखना। पहले कौन थे, तो नरेंद्र सिंह तोमर साहब थे, कैबिनेट मिनिस्ट्री नरेंद्र सिंह तोमर साहब थे और स्टेट मिनिस्टर रामेश्वर तेली साहब थे, लेकिन अभी कैबिनेट मिनिस्ट्री पशुपतिनाथ साहब है। तो उन्होंने इसको लॉन्च किया, प्रेजेंस यहाँ पे किसके प्रेजेंस में, जो पॉलिसी मेकर है, जो लीडर एंटरप्रेन्योरशिप है, उनके प्रेजेंस में इसको लॉन्च किया गया। रिसर्च डेवलपमेंट पोर्टल जितने भी है सबके लिए अवेलेबल रहेगा। ये जो रिसर्च डेवलपमेंट पोर्टल है वो सारे स्टॉक होल्डर के लिए अवेलेबल होगा और इसमें कम से कम 200 रिसर्च प्रोजेक्ट भी अवेलेबल होंगे। ठीक है, याद रखना इसमें किस एरिया को फोकस किया गया है, तो जो
नोडल फूड प्रोडक्ट्स है, इनोवेशन फूड इंजीनियरिंग है, फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी इवोल्यूशंस है, फूड पैकेजिंग सॉल्यूशन है और फूड इंडस्ट्रीज वेस्ट यूटिलाइजेशन, इस एरिया को इन्होंने फोकस किया है। ठीक है, अब इसका जो वो क्या कहते हैं, इसका इनोग्रेशन किसने किया, याद रखना, तो इसका इनोग्रेशन किया था नरेंद्र सिंह तोमर ने। नरेंद्र सिंह तोमर साहब जो है उन्होंने इसका इनोग्रेशन किया, होनेबल जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर है उन्होंने इसका इनोग्रेशन किया है। और इसका जो हम कह सकते हैं कि इवेंट पार्टनर कौन है, तो इसका इवेंट पार्टनर कौन है, फिस्सी। फिस्सी मतलब फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इसका इवेंट पार्टनर रहा है। तो ये इतनी सारी चीजें आपको याद रखनी है। मेन चीज क्या याद रखनी है कि पहला जो है वर्चुअल एक्सपो मतलब ऑनलाइन एक्सपो हुआ था, कब हुआ था, 20 जनवरी को। किसने किया था इसका लॉन्च किया था, इसमें रामेश्वर तेली ने। इनोग्रेशन नरेंद्र सिंह तोमर ने किया था, क्लियर है। और इसका इवेंट पार्टनर कौन था, तो फिस्सी इसका इवेंट पार्टनर था। नाउ स्पाइस बोर्ड कंडक्ट बायर सेलर मीटिंग फॉर स्मॉल कार्डेमम। स्पाइस बोर्ड जो है उसने एक मीटिंग कंडक्ट की बायर और सेलर की, किसके लिए, स्मॉल कार्डेमम के सेलिंग के लिए। अब ये जो मीटिंग जो हुई थी ये वर्चुअल हुई थी, मतलब ऑनलाइन मीटिंग थी ये, ठीक है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कब हुई थी, 22 जनवरी 2021 को। 22 जनवरी 2021 को जो इन्होंने स्पाइस बोर्ड ने एक वर्चुअल मीटिंग रखी, किसकी, बायर और सेलर की। बायर और सेलर को इन्होंने एक प्लेटफॉर्म पे लेके आए, एक प्लेटफॉर्म पे लेके आए वर्चुअली। और किसके लिए, स्मॉल कार्डेमम है उसकी सेलिंग के लिए, कि स्मॉल कार्डेमम को हम बेच सके। स्मॉल कार्डेमम आपको पता है क्वीन ऑफ स्पाइसेस है, याद रखना, स्मॉल क्वीन ऑफ स्पाइसेस है। कितने लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, तो लगभग 130 स्टॉक होल्डर ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया था। इसका मेन पर्पज क्या है कि जो हमारी कार्डेमम है, स्मॉल कार्डेमम है, इसको हम क्या कर सके, एक्सपोर्ट कर सके गल्फ कंट्रीज में, ठीक है, सऊदी अरब और गल्फ कंट्रीज में एक्सपोर्ट कर सके। केरला जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है स्मॉल कार्डेमम का, याद रखना, केरला में सबसे ज्यादा स्मॉल कार्डेमम होती है। इस एक्सपोर्ट ऑफ स्मॉल कार्डेमम, अपवर्ड ट्रेंड, मतलब इसका जो ट्रेंड था वो अपवर्ड ट्रेंड था। अपवर्ड ट्रेंड मतलब कि ये बढ़ता गया, कब तक, फर्स्ट हाफ ऑफ 2020-21। पहले हाफ में इसका जो ट्रेंड है ऊपर की तरफ है, मतलब अच्छा एक्सपोर्ट हो रहा था, लगभग कितना, 1900 टन इन्होंने एक्सपोर्ट किया। वैल्यू कितनी, 5600, करीब 56.5 करोड़ रुपए की इसकी वैल्यू थी, क्लियर है। तो याद क्या रखना, आपको यही रखना है कि स्पाइस बोर्ड ने बायर सेलर मीटिंग कंडक्ट की थी, कब, 22 जनवरी 2021 को। वर्चुअल मीटिंग थी, क्या था, किसके लिए किया था इसको, स्मॉल कार्डेमम के लिए ये मीटिंग हुई थी, उसकी सेलिंग के लिए हुई थी। गल्फ कंट्रीज में इसको अच्छे से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एक्सपोर्ट किया था इन्होंने 2020-21 में, कितना, 1900 टन एक्सपोर्ट किया था, जो इसकी वैल्यू कितनी थी, 56.52 करोड़ रुपए। अब बात करते हैं CSRI, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च, है ना। CSRI का मतलब क्या है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च। और CMER मतलब सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कहां पर है, दुर्गापुर वेस्ट बंगाल। कहां पर है, दुर्गापुर वेस्ट बंगाल। इस इंस्टीट्यूट ने एक्वा रिजुविनेशन मतलब वाटर को प्यूरिफाई करना, प्लांट इन्होंने बनाया, जो विच इज फैसिलिटेटेड ऑन द ऑर्गेनिक फार्मिंग मॉडल थ्रू द ट्रीटेड वेस्ट वाटर। जो बेकार खराब पानी है उसको ट्रीटेड कर ऑर्गेनिक फार्मिंग मॉडल इन्होंने बनाया, किसको, जो एक्वा रिजुविनेशन, मतलब कि जो पानी है खराब पानी को, उसको फिर क्या किया इन्होंने, प्यूरिफाई किया। प्यूरिफाई करने के बाद जो हमारी फार्मिंग है, फार्मिंग में यूज करने के लिए, किसने, तो CMER मतलब सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, और CSRI मतलब काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च। याद रखना कब हुआ था ये, 23 जनवरी को, दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में। अब इसके अंदर है क्या, समझिए, ठीक है, वही मैंने बताया, सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में है। इन्होंने फर्स्ट एवर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी मॉडल बनाया। याद रखना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहली बार ये बना है, फर्स्ट एवर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी मॉडल, क्लियर। जो क्या करता है, वेस्ट वाटर को प्यूरिफाई करता है इरिगेशन पर्पज के लिए, मतलब जो वेस्ट वाटर है उसको प्यूरिफाई करेगा कौन, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी। इसमें क्या होता है, ये एक्वा रिजुविनेशन प्लांट, इसमें 6 स्टेज होती है, 6 स्टेज से होकर पानी गुजरता है, तब वो प्यूरिफाई होता है और वो हम इरिगेशन के लिए यूज करते हैं, क्लियर है। तो जो प्रोफेसर हरीश हिरानी है, जो किसके डायरेक्टर है, इस ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर है, उसने इसको इनॉग्रेट किया, इसका उद्घाटन किया एक्वा रिजुविनेशन का, क्लियर है। अब एक्वा रिजुविनेशन प्लांट होता क्या है, तो ये इंटीग्रेटेड वाटर रिजुविनेशन मॉडल है, जो 6 स्टेज में होता है, 6 स्टेज में प्यूरिफाई करता है ये। अब ये जो प्यूरिफाई करता है, ये ध्यान रखना,
ये जब प्यूरिफाई करता है तो एक बार में 2400 लीटर अप्रोक्सीमेट वाटर प्यूरिफाई करता है। कितना? लगभग 2400 लीटर ये वाटर प्यूरिफाई करता है, जो 4 एकड़ एग्रीकल्चर लैंड को इरिगेट कर सकता है। समझ में आया कि ये जो मॉडल इन्होंने तैयार किया CSRI और सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च फर्स्ट एवर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी मॉडल, ये पहला मॉडल है वेस्ट वाटर को करने का, और इसमें जो प्यूरिफाई वाटर है वो हम इरिगेशन के लिए यूज कर रहे हैं। इसका उद्घाटन हरीश हिरानी साहब ने किया है, जो डायरेक्टर है CSRI CMERI के। अब ये क्या है? इंटीग्रेटेड वाटर वेस्ट मैनेजमेंट एक सिस्टम है जो 6 स्टेज में होता है और एक बार में 2400 लीटर पानी को प्यूरिफाई करता है, जिससे लगभग 4 एकड़ एग्रीकल्चर की लैंड जो है इरिगेट हो जाती है। अब ये ड्यूअल पर्पज है, ड्यूअल बेनिफिट है इसके। ड्यूअल बेनिफिट मींस एक तो हमने बोल दिया कि ये तो इरिगेशन में यूज होगा वेस्ट वाटर, किसमें? इरिगेशन पर्पज के लिए। और जब इसका जो वेस्ट मटेरियल बच जाएगा, जब ये 6 स्टेज में प्यूरिफाई होगा, 1 2 3 4 5 6 स्टेज में जब ये प्यूरिफाई होगा तो पीछे क्या बच जाएगा? स्लज बच जाएगा, स्लेरी बच जाती है, उसका जो वेस्ट मटेरियल खराब मटेरियल बच जाता, उसका यूज हम कर सकते हैं किसमें? यूटिलाइज एज ए मैन्योर एंड फर्टिलाइजर में। तो ये डबल बेनिफिट है कि जो वाटर हम ले रहे हैं प्यूरिफाई वाटर वो इरिगेशन में ले रहे हैं, और बाकी जो वेस्ट मटेरियल बच गया उसका जो प्यूरिफाई होने के बाद उसको हम क्या कर रहे हैं? मैन्योर और फर्टिलाइजर में यूज कर रहे हैं। अब जो इरिगेशन की जो रिक्वायरमेंट है उसको कम कैसे किया जाए? तो एक बायोचार है, इसको ड्राई लीफ से बनाया जाता है। पेड़ पौधे से जो सूखी पत्तियां गिरती है उसको सोइल के अंदर मिक्स कर दो, जिसकी वजह से वाटर की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है। सोइल के अंदर मिक्स कर दो, जिससे हम क्या कर सकते हैं? वाटर रिक्वायरमेंट को कम कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये एक पूरा मॉडल है और इसलिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसकी एक डेट 23 जनवरी को 2021 को इसका इनॉग्रेशन किया गया था। इनॉग्रेशन किसके द्वारा किया गया था? तो इसके जो डायरेक्टर थे हरीश हिरानी, उनके द्वारा किया गया था। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट है 2 पर्पज है, इरिगेशन के लिए भी हो जाता है और मैन्योर फर्टिलाइजर भी देता है। एक बार में 2400 लीटर पानी प्यूरिफाई करता है और 4 एकड़ एग्रीकल्चर लैंड को इरिगेट कर सकता है। क्लियर? नाउ यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर इनोग्रेट एग्री फूड टेकथॉन, एग्री फूड टेकथॉन IIT खड़गपुर टू प्रमोट टेक्नोलॉजी इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। मतलब जो यूनियन मिनिस्टर हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे, कौन से? रमेश पोखरियाल साहब, उन्होंने IIT खड़गपुर में एग्री फूड टेकाथन 2021, याद रखना क्या है? एग्री फूड टेकाथन 2021 इन्होंने जो सेमिनार बोल लिए, कुछ भी बोलिए, वो ऑर्गेनाइज किया। किसके लिए? टेक्नोलॉजी इनोवेशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोट करने के लिए, इनोवेटिव टेक्नोलॉजी और एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए इन्होंने बनाया। यूनियन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक यही थे पहले, अभी कौन है? अभी जो है धर्मेंद्र प्रधान साहब है। कौन है? धर्मेंद्र प्रधान साहब है। कौन है? धर्मेंद्र प्रधान साहब जो है एजुकेशन मिनिस्टर है। पहले कौन थे? रमेश पोखरियाल साहब थे। ही ऑल्सो लेड फाउंडेशन, इन्होंने किसकी नींव रखी? एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर की भी नींव रखी। ये जो मिनिस्टर थे रमेश पोखरियाल साहब, इन्होंने एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर की भी नींव रखी। ये नींव क्यों रखी गई? ताकि जो हमारे एग्रीप्रेन्योर्स हैं वो क्या कर सके? इस टेक्नोलॉजी के प्रति, इनके प्रति जो है अपने विचार रख सके, कुछ अपना इनोवेशन या जो कुछ आइडियाज है वो क्रिएट कर सके। ठीक है, इसलिए उन्होंने इसकी नींव रखी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर जो है वो कोलैबोरेशन किसके साथ किया? नाबार्ड के साथ। नाबार्ड के साथ कोलैबोरेशन करके ये एग्री फूड टेकाथन 2021 का इन्होंने आयोजन किया। याद रखना कि IIT खड़गपुर ने एग्री फूड टेकाथन 2021 का आयोजन तो किया, लेकिन किसके साथ कोलैबोरेशन करके किया? नाबार्ड के साथ। ठीक है, नाबार्ड जो कब बना था? 12 जुलाई 1982 को बना था। ठीक है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इवेंट द प्रमोट द पार्टिसिपेशन ऑफ इंडिया यूथ। क्या था इसका मेन उद्देश्य? कि जो हमारे भारतीय युवा हैं उनको प्रमोट करना, उनके जो आइडियाज है, उनकी जो एंटरप्रेन्योरशिप है, उनको एग्री फूड सेक्टर के अंदर, एग्री फूड सेक्टर के अंदर उनके आइडियाज, उनके अंदर एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए। क्लियर है? तो सीधी सी बात है, 25 जनवरी 2021 को एग्री फूड टेकाथन का आयोजन किया गया था। कब? 25 जनवरी 2021 को एग्री फूड टेकाथन का आयोजन किया गया था। इसको उद्घाटन किसने किया था? रमेश पोखरियाल साहब ने किया था। फिर है नेशनल मेरीन टर्टल एक्शन प्लान लॉन्च। ज्यादा कुछ नहीं है, सीधे से याद रखो कब लॉन्च हुआ था। तो मेरीन मेगाफोना स्टैंडिंग गाइडलाइंस और नेशनल मेरीन टर्टल एक्शन प्लान न्यू दिल्ली में 28 जनवरी 2021 को लॉन्च किया गया था। कितना? न्यू दिल्ली में 28 जनवरी 2021 को ये लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड
क्लाइमेट चेंज के द्वारा। इतना ही याद रखना कि नेशनल मेरीन टर्टल एक्शन प्लान लॉन्च किया गया था किस मिनिस्ट्री के द्वारा, तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। कब किया गया था, तो 28 जनवरी 2021 को किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं 2021 ईयर ऑफ इंडो फ्रेंच अलायंस टुवर्ड ए ग्रीनर प्लेनेट। हरित ग्रह के लिए जो इंडिया और फ्रेंच इन्होंने एक वर्ष बनाया 2021 को, हरित ग्रह वर्ष बनाया। इंडो फ्रेंच ईयर 2021 को इन्होंने इंडो फ्रेंच ईयर के रूप में घोषित कर दिया। किसके लिए, हरित ग्रह के लिए। तो इसके अंदर जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट और क्लाइमेट चेंज, इसके जो मिनिस्टर थे प्रकाश जावड़ेकर वो, और फ्रेंच मिनिस्टर फॉर इकोलॉजिकल ट्रांजिशन कौन थे, मिस बारबारा पोम्पिली। इन दोनों ने क्या किया, इन्होंने क्या किया, लॉन्च किया इंडो फ्रेंच ईयर 2021। किसके लिए, कि हमारी जो हरित ग्रह है, हरित ग्रीन एनवायरनमेंट के लिए। कहां पे, न्यू दिल्ली में। कब, 28 जनवरी 2021 को। मतलब सीधा से समझिए कि इंडो फ्रेंच ईयर किसको घोषित किया गया, 2021 को इंडो फ्रेंच ईयर घोषित किया गया। किसके द्वारा, तो हमारी इंडिया की जो एनवायरनमेंट और फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट है, जिसके मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर साहब थे, अब नहीं है, ठीक, अभी भूपेंद्र यादव साहब है। और फ्रेंच के जो मिनिस्टर थे, इकोलॉजिकल मिनिस्टर कौन, मिस बारबारा पोम्पिली। इन्होंने इंडो फ्रेंच ईयर डिसाइड किया। कब, 28 जनवरी 2021 को। किसके लिए, तो ग्रीनर प्लैनेट्स के लिए। इसमें मेन जो है 5 थीम रखी गई थी। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, पर्यावरण को बचाना, क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट और डेवलपमेंट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जीज एंड एनर्जी इफिशियंसी। ये 5 थीम इसके अंदर रखी गई है। मेन पॉइंट्स क्या है यहाँ पे, तो इंडो फ्रेंच ईयर कब मनाया गया है, तो 2021। किसने घोषित किया, तो ये 2 मिनिस्ट्री थी, उन्होंने घोषित किया। इसकी मेन 5 थीम थी, तो क्या इसकी 5 थीम कौन कौन सी थी, वो आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इकोनॉमिक सर्वे 2021 की। यहां से कुछ क्वेश्चंस बनने वाले हैं। ठीक है, तो इकोनॉमिक सर्वे जो 2021 की थीम क्या थी, सेविंग लाइव्स एंड लाइवलीहुड। टोटली फोकस था कोविड वायरस के ऊपर। तो जो इकोनॉमिक सर्वे 2021 जो हुआ है, वो टोटली किसके ऊपर था, कोविड वायरस के ऊपर बेस्ड था, मतलब उसके ऊपर डिपेंड था, कोविड वायरस के लिए था। इसलिए इसकी थीम क्या रखी गई, सेविंग लाइव्स एंड लाइवलीहुड। एग्रीकल्चर, अब इसके अंदर बहुत सारी चीजें, लेकिन हम एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर, फूड एंड मैनेजमेंट की बात करेंगे। अब इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर हैज शो इट्स resilience amid the advertise of COVID-19 include the lockdown with the growth of 3.4%। मतलब कि लॉकडाउन की कंडीशंस के बावजूद भी इस एग्रीकल्चर की जो ग्रोथ थी वो इलास्टिक रही, उसके लचीलापन रहा। उसके अंदर ग्रोथ कितनी हुई, 3.4% उसके अंदर ग्रोथ हुई 2020-21। ये फर्स्ट एडवांस एस्टिमेशन था, याद रखना कितनी ग्रोथ थी, 3.4% ग्रोथ थी फर्स्ट एडवांस एस्टिमेशन के अंदर। मतलब कह सकते हैं कि लॉकडाउन में जो इसकी ग्रोथ थी एग्रीकल्चर की, वो उसके अंदर थोड़ा सा लचीलापन था, इलास्टिसिटी थी। एग्रीकल्चर का शेयर और एलाइड सेक्टर का शेयर ग्रोस वैल्यू एडेड कितना था, तो 2019-20 की जो बात करें, 2019-20 में जीवीई ग्रोस वैल्यू एडेड ये कितना था, 17.8%। बट अगर मैं 2020-21 की बात करूं तो ये हो गया है 20.2%। ये लेटेस्ट डाटा याद रखना। मतलब जीडीपी कितना है, 20.2% आप बोल सकते हो। क्लियर है, जीडीपी कितना, 20.2%। इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, यही है मेन इंपोर्टेंट। ये डाटा जो था ये मई 2020 का था और अभी लेटेस्ट डाटा 20.2% है जीबीई का। फिर टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन कितना था, अगर आप बात करो 2019-20 की तो 11.44 मिलियन टन था। 2019-20 की बात हो रही है, ठीक है, अभी डाटा आया नहीं है। तो 2019-20 में फोर्थ एडवांस एस्टिमेशन में 11.44 मिलियन टन से ज्यादा था। मिलियन टन किससे ज्यादा था, 18-19 से ज्यादा था। क्लियर है, टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन कितना, 11.44 मिलियन टन, जो 2018-19 से ज्यादा था। एक्चुअल एग्रीकल्चर क्रेडिट फ्लो कितना था, तो लगभग 13,92,470। टारगेट कितना रखा गया था, 13,50,000 का, तो ज्यादा ही हुआ 19-20 में। और 2020-21 में टारगेट कितना रखा, 15 लाख का। और अभी तक मतलब कि आप देख सकते हो 30 नवंबर 2020 तक इन्होंने 9,73,517 करोड़ का टारगेट अचीव कर लिया है। अभी 5-6 महीने बाकी है। ठीक, 1.5 करोड़ जो है डेयरी फार्मर को इन्होंने क्या दिया, किसान क्रेडिट कार्ड्स प्रोवाइड करवाए। किसने, मिल्क कोऑपरेटिव एंड मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी ने।
मिल्क कोऑपरेटिव और मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी ने 1.5 करोड़ डेयरी फार्मर्स को किसान क्रेडिट कार्ड इशू करवाए। पार्ट ऑफ प्राइड, जो किसका पार्ट था? प्राइम मिनिस्टर साहब के आत्मनिर्भर भारत पैकेज आफ्टर द बजट अनाउंसमेंट और फरवरी 2020। ठीक है, मिड जनवरी 2021 तक टोटल जो है 44,673 किसान क्रेडिट कार्ड्स इशू किए। किसके लिए? फिशर्स और फिश फार्मर्स के लिए। इतना फिशरी या फिश फार्मर्स थे उनके लिए जनवरी, लगभग 15 जनवरी 2021 के आसपास 44,673 किसान क्रेडिट कार्ड इशू किए गए। जो इंपोर्टेंट पॉइंट्स है वो सारे हाईलाइट्स है। पीडीएफ आपको मैं दे दूंगा, हमारे टेलीग्राम चैनल एग्रीकल्चर पढ़ाई ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे पीडीएफ आपको मिल जाएगी। लगभग 4 लाख एप्लीकेशंस फ्रॉम फिशर्स या फिश फार्मर्स आर विद द बैंक आउट वेरियस स्टेज ऑफ इंश्योरेंस। लगभग 4 लाख जो एप्लीकेशन फॉर्म भी इसके लिए आई थी। नाउ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कितना है? 5.5 करोड़ एप्लीकेशंस एक साल के अंदर, मतलब 2020-21 की बात करें तो लगभग 5.5 करोड़ तो एप्लीकेशन आई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में। 12 जनवरी 2021 तक इन्होंने 90 करोड़ जो है पैसा है दे दिया। जो क्लेम हुआ था फसल बीमा योजना के अंदर वो इन्होंने दे दिया। 70 लाख फार्मर बेनिफिटेड इन क्लेम वर्थ 8,741 करोड़ जो कोविड के दौरान उनको ट्रांसफर किए गए। 8,741 करोड़ रुपए जो है 70 लाख फार्मर इससे बेनिफिट हुए ड्यूरिंग लॉकडाउन। फिर इन्होंने 18,000 करोड़ अमाउंट जो है डिपॉजिट किए डायरेक्टली उनके बैंक अकाउंट में। ठीक, 9 करोड़ फार्मर फैमिलीज को दिसंबर 2020 जो पीएम किसान स्कीम के अंदर थे। पीएम किसान स्कीम के अंदर इनको 2-2 हजार रुपए 3 बार दिए गए, मतलब टोटल 6,000 रुपए दिए गए। तो टोटल 18,000 करोड़ रुपए इन्होंने दिए 9 करोड़ फैमिलीज को। फिर फिश प्रोडक्शन ऑल टाइम हायर कितना? 14.7 मिलियन मेट्रिक टन ड्यूरिंग 19-20। याद रखना फिश प्रोडक्शन कितना था 19-20 के दौरान? ऑल टाइम हायर था, 14.16 मिलियन टन रहा। जीवीए की बात कर रहे हैं, ग्रोस वैल्यू एडेड की फिशरीज सेक्टर के अंदर नेशनल इकोनॉमी कितना? 2,12,915 करोड़ जो 1.24% ऑफ द टोटल नेशनल जीवीवी का था। कितना टोटल नेशनल जीवीवी का? 1.25% था। और 7.28% ऑफ द एग्रीकल्चर जीवीवी, ये भी याद रखना। एग्रीकल्चर जीवीवी का 7.28% और टोटल जीवीवी का 1.24% था। टोटल पैसा कितना? 2,12,915 करोड़ रुपए फिशरी सेक्टर्स के नेशनल इकोनॉमी में। अब फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की बात करें तो ग्रोथ रेट लगभग 10%। कितनी ग्रोथ है? लगभग 10% ग्रोथ हुई। लेटेस्ट की 18-19 की बात करें, लास्ट 5 साल के लिए। क्लियर? फिर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में इनको फ्री ऑफ कास्ट राशन दिया गया था नवंबर 2020 तक। जितना भी फ्री फूड या फ्री राशन दिया गया था नवंबर 2000 तक फ्री ऑफ कास्ट। आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंदर 5 किलो राशन पर मंथ 4 महीने तक दिया गया, मई टू अगस्त तक, अप्रोक्सीमेटली 8 करोड़ माइग्रेंट्स को जो इसके अंदर नहीं आते। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 जो लॉन्च हुआ था उसके अंदर नहीं थे। कितना पैसा इसके अंदर लगा? लगभग 3109 करोड़ रुपए इसके अंदर खर्च हुआ। तो ये तो पूरा जनवरी महीने का पूरा करंट अफेयर था, जनवरी महीने का एग्रीकल्चर का करंट अफेयर था। मैं कुछ थोड़ी सी और बेसिक अपन इंडिया पोजीशन इन वेरियस ग्लोबल इंडाइसेस की बात कर लेता हूं, है ना, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो जेंडर गैप इंडेक्स 2020 ये लेटेस्ट ही अभी 2021 का आया नहीं। तो रैंक कितनी इंडिया की? 112। तो जेंडर गैप इंडेक्स 2020 में इंडिया की रैंक कितनी है? 112 है। फिर एसडीजी जेंडर इक्विलिटी इंडेक्स 2019 उसके अंदर 95 इसकी रैंक है। ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स जो है उसके अंदर 5 पे आ गया इंडिया। ठीक है। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2021 इसको थोड़ा सा याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। 2021 है, ये पहले 9 पे था अब 10 पे हो गया। पहले कितना था? 9, अब 10 पे आ गया। एज ऑफ डूइंग बिजनेस 2019 में 63 नंबर पे है इंडिया। ग्लोबल 100 इंडेक्स, ग्लोबल 100 इंडेक्स में लाइक 112 रैंक या 100 से अबाउ था, ये 94 पे आ गया। ग्लोबल 100 इंडेक्स में थोड़ा सा कम। वर्ल्ड इनइक्विलिटी इंडेक्स 2019 147वीं रैंक है। वर्ल्ड डिजिटल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में 44वीं रैंक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2020 में 117वीं रैंक है इंडिया की। और इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में 40वीं रैंक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर से रिलेटेड थोड़े से अपना जो ग्लोबल इंडाइसेस है जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो मैंने आपको दे दिए हैं यहाँ पे एक टेबल, इसको भी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब थोड़े से बात कर लेते हैं जनवरी महीने की, है ना। तो जनवरी महीने की इंपॉर्टेंट डेज की बात करते हैं एग्रीकल्चर के लिए। तो इंपॉर्टेंट डेज की बात करें तो यहाँ पे एक ही है, 1 जनवरी। मेरे ख्याल से 1 जनवरी को WTO फाउंडेशन डे है।
WTO फाउंडेशन डे हम सेलिब्रेट करते हैं। ये आपको याद रखना जनवरी के अंदर। तो बच्चों ये हमारा पूरा कंप्लीट जनवरी मंथ का करंट अफेयर्स था। इसकी PDF में आपको अपने टेलीग्राम चैनल एग्रीकल्चर पढ़ाई ऑनलाइन क्लासेस पे अवेलेबल हो जाएगी। अब उसको ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। और हमारे जो कोर्सेज चल रहे हैं, जैसा कि मैंने बताया, BPS AFO 499 रुपए, सारी PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। GRF इंटोमोलॉजी टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, वीडियो लेक्चर्स भी मिलेंगी, PDF नोट्स भी मिलेंगे। UP PGT TGT टेस्ट सीरीज 100 रुपए में, एग्रीकल्चर सुपरवाइजरी की टेस्ट सीरीज मात्र 100 रुपए में। आप ये सारे कोर्स और टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो हमारी ऐप एग्रीकल्चर पढ़ाई ऑनलाइन क्लासेस को डाउनलोड कर लीजिए, या फिर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे इस नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।